हेलो वेलकम एवरीवन। आई एम मनीष कुमार साहू। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। किसी भी रासायनिक रिएक्शन में अपन देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। देखिए रेट अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको बताता हूँ। अगर हम अभिक्रिया देखें, यदि कोई चीज ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ए को क्या बोलोगे, रिएक्टेंट बोलते हैं। बी को क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बोलोगे। इसमें क्या होगा, कैटालिसिस होगा, बीच में कुछ प्रोडक्ट होगा। इसको एक मूल रूप से क्या बोलते हो, एक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपको ये चीज पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होता है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर किन चीजों पर निर्भर करता है, इसको समझने के लिए बेसिकली आप उसके गुण के आधार पर रिएक्शन को तीन भागों में बांट के पढ़ते हो। एक होता है जीरो ऑर्डर शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और थर्ड में लोगे आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये जो एक्चुअली जो रेट ये जो रिएक्शंस हैं ये इस तीन चीजों पर निर्भर करता है। किस पे, अभिकारक पे, कैटालिसिस पे और इसका रेट ऑफ रिएक्शन। इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तीन भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए बातें आता है कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शंस कहते हैं किसको है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो यदि मान लीजिए कि कोई रिएक्शंस हो रहा है, सपोज दैट A टेंड्स टू B, सपोज कर लीजिए A टेंड्स टू B कोई एक रिएक्शन है, सपोज दैट ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें इसको क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड को अभिकारक बोलते हैं और राइट साइड को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलोगे। ठीक है, यदि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की जो दर होगी, ठीक है, दर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कोई अभिक्रिया है कितनी टाइम पे अभिकारक से उत्पाद में पूर्ण हुआ तो उसकी स्पीड क्या है, क्या स्लोली पूर्ण हुआ। जैसे कि आप देखते होंगे अगर मान लीजिए कि ये आपका पानी है, इसमें आप रंग डाल दोगे तो देखते हो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, तुरंत रंग घुल जाएगा। ठीक है, तो वहां रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अगर सेम केस में अगर आप देखते हैं कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने को आप देखो, ये रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, लगभग 2 महीना 3 महीना में लोहे में जंग लगती है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो है। इस केस में जब आप किसी भी वाटर में अगर कोई रंग डालते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट है। ठीक है, तो देखिए यदि कोई जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, इसकी जो अभिक्रिया की दर होगी वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। सबसे पहली बात, अभिकारक का सांद्रण चाहे वो कभी आप ले लीजिए 1 ग्राम लीजिए या 1000 ग्राम लीजिए, अभिक्रिया की दर उतना ही चलेगा। ठीक है, जितना भी रेट ऑफ रिएक्शन मिलने वाला है अभिकारक के सांद्रण को कम या अधिक करने पे अभिक्रिया की दर परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड कंडीशन याद रखिएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। सेकंड, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो रही है और वो जीरो कोटि का अभिक्रिया है तो स्टार्टिंग से लेकर मान लीजिए t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर t इक्वल टू 10 सेकंड तक रासायनिक अभिक्रिया चला, तो पूरे के पूरे होल प्रोसेस में 0 से लेकर 10 सेकंड तक जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जितना भी होगा नहीं मतलब वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो भी होगा वो फिक्स होगा। मान लीजिए कि आपको जो एक बार रिएक्शन की स्पीड मिली ना, वही स्पीड आपका कंटिन्यू पूरे के पूरे रिएक्शन तक, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सेम ही रहेगा। तो दो चीज याद रखिएगा, पहला रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। सेकंड, जो रेट ऑफ रिएक्शन है पूरे होल प्रोसेस में सेम होता है। ठीक है, अब देखिए इसका आप डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन दे सकते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। ये इसका डेफिनेशन है। चलिए इसको और डीपली समझते हैं। माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य को माना कोई रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं सिंपली, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है, A टेंड्स टू B, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है समझ लीजिए। ठीक है,
चलिए A टेंड्स टू B एक रासायनिक अभिक्रिया है, A रिएक्टेंट हो गया, A क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहां तक अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शंस बोलूं तो रेट ऑफ रिएक्शंस मतलब dA अपॉन dt, इसको बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन। देखो d अपॉन dt को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, रेट चेंज। रेट का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया की दर। दर मतलब समय के साथ अभिकारक में परिवर्तन, अभिक्रिया का दर शो करेगा। d अपॉन dt मतलब टाइम के साथ अभिकारक की, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, इससे सांद्रता को दर्शाते हैं, याद रखिएगा, सांद्रता को दर्शाते हैं। तो A मतलब अभिकारक, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब सांद्रता, d अपॉन dt मतलब परिवर्तन। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यहां से पढ़िए फर्स्ट नंबर, अभिकारक की सांद्रता d अपॉन dt को 1 मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। डेफिनेशन निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो देखो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना हो जाएगा, ये किसके समानुपाती है, देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के दर के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हो गया। अब देखिए किसके समानुपाती है, प्रारंभिक सांद्रता, ये सांद्रता प्रारंभ में कोई भी रिएक्शन होगा ना उसका 0 से स्टार्ट होता है, तो प्रारंभिक सांद्रता मतलब 0, ठीक है। अब देखिए एक पूरा और इसके साथ माइनस चिन्ह लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो अभिक्रिया हो रही है ना, अगर अभिक्रिया आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता घटेगी, वो चीज माइनस हो करता है। मान लीजिए कि कोई रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर अभिक्रिया आगे बढ़ती है, कंप्लीट होता है, तो अभिकारक घटेगा ना और उत्पाद बढ़ेगा, ठीक है। तो उस चीज को माइनस शो करता है, माइनस अभिकारक की सांद्रता में कमी को दर्शाता है। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्लियर हो गया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, लेफ्ट साइड अभिक्रिया का वेग हो गया, अभिकारक की सांद्रता, ये हो गया अभिकारक की सांद्रता, शून्य घात, ये हो गया शून्य घात के समानुपाती होता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर आप इसमें समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो dA अपॉन dt, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, माइनस साइन है, कांस्टेंट a की पावर 0, जहां k क्या है, जहां k एक समानुपातिक नियतांक है। अगर k क्या है, k एक समानुपातिक नियतांक है। चलिए यहां तक तो ठीक है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में किसी के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। देखिए अगर 100 के पावर में 0 है तो भी 1 होगा, 1000 के पावर में 0 है तो भी 1 होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट दिखाना, d upon dt is equal to minus k into 1, because close bracket this one value is 1। पावर अगर किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 है ना तो वैल्यू 1 ही होता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1, माइनस के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dA अपॉन dA एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर इक्वल टू क्या होगा, k इंटू dt, k इंटू dt पूरी बार ऐसे देखो, k इंटू dt। ओके, दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब देखिए यहां तक तो सही है, इसका क्या करना पड़ेगा, समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर देखिए दो चीज होता है, एक होता है अवकलन, एक होता है समाकलन। जैसे आप पढ़े होंगे प्लस माइनस, वैसे ही मैथमेटिक्स में दो चीज होता है, एक को बोलते हैं अवकलन और एक होता है समाकलन। क्लियर है? ठीक है, इसको आप कुछ एक्स्ट्रा अच्छे मत सोचिएगा क्या आ गया, जैसे प्लस माइनस मैथमेटिक्स में पढ़े हो, क्योंकि आप अगर कोई बायोलॉजिस्ट होगा तो नहीं समझ पा रहा होगा, तो मैथ्स से होगा तो ऑलरेडी समझेगा कि अवकलन समाकलन क्या है। अब देखिए अवकलन का चिन्ह होता है d अपॉन dx, यहां किसी न किसी फंक्शन को लिखते हैं, एक शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। समाकलन का साइन ये होता है, यहां फंक्शन लिखते हैं, यहां dx लिखते हैं। जैसे प्लस का साइन ये है ना, वैसे अवकलन का साइन d अपॉन dx, समाकलन का ये लाइन इंटीग्रेशन fx dx होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये समाकलन का साइन लगा दीजिए, dA इज इक्वल टू समाकलन माइनस k इंटू dt, नो प्रॉब्लम।
देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, x, याद रहेगा। तो यहाँ अब देखिए 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स है, इसको देखते हैं ना, 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ देखिए 1 इंटू डी ए इक्वल टू क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या बचेगा, 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स, तो 1 इंटू डी ए इसको देख के लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए ओनली होगा, माइनस के कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, 1 इंटू डी टी हो गया, तो ए हो गया इज इक्वल टू माइनस के, देखिए सेम फार्मूला 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स, तो 1 इंटू डी टी इक्वल टू क्या होगा, टी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जब भी आप समाकलन करते हो ना, एक कांस्टेंट आता है c, ये क्या है, समाकलन का स्थिरांक है, जहां c समाकलन स्थिरांक कहते हैं, c क्या है, समाकलन स्थिरांक कहते हैं। चलिए यहां तो ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम इसी रिएक्शंस को स्टार्टिंग कंडीशन में लिखते हैं, ठीक है। जब t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर मतलब क्या समझे, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्टिंग कंडीशन पे 0 पर स्टार्ट होगा फिर चलो ना। तो t इक्वल टू 0 पर अगर हम मैं बोलूं तो पर a इक्वल टू कितना लिखोगे, सांद्रता कितना होगा, अगर हम बात करें तो अभिकारक की सांद्रता को दिखाओगे a0 से दिखाना, ठीक है। a0 मतलब क्या है, देखिए पावर 0 नहीं लिखा हूं, नीचे 0 लिखा हूं ना, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं इसको, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए टाइम 0 होगा तो रिएक्शन तो प्रारंभिक ही होगा, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही नहीं हुआ है। तब समीकरण 3 से देख लीजिए, a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, a0, और माइनस के टाइम कितना है 0 प्लस c, a कितना आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट a0 इक्वल टू a0 हो गया, 0 प्लस c मतलब c, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 4 से c का मान समीकरण 3 में रखने पर, कितना हो जाएगा, इसको रखिए तो a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी के प्लेस में क्या लिखोगे आप, माइनस a0 लिखोगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिटेल। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, आप ना a प्लस में है, पछाता कर लीजिए तो माइनस a0 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के टी, क्लियर है, ठीक है। अगर हम इसमें माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव चिन्ह का क्या कर दीजिए, गुणा करने पर यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो प्लस माइनस ये माइनस हो गया, माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a0, ये माइनस माइनस प्लस ए और ये टी हो गया, ठीक है। इसको आप कुछ सजा के लिख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं केटी को लेफ्ट साइड देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू पहले a0 को लिख लीजिए, फिर माइनस 1 लिख लीजिए, अरेंज किया कोई दिक्कत नहीं है। 2 इक्वल टू 3 हो या फिर 3 इक्वल टू 2 हो, मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको किया। अब देखिए क्या चाहिए आपको, बेसिकली कर क्या रहे थे, पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअली हम ना इस शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर निकाल लेते हैं, अभिक्रिया की दर स्थिरांक निकालते हैं, चाहे शून्य कोटि हो, चाहे प्रथम कोटि, चाहे द्वितीय कोटि, क्या निकालोगे, अभिक्रिया का दर स्थिरांक निकालोगे। दर स्थिरांक किसको बोलते हैं, के को। तो आप इतना मेहनत किस लिए कर रहे हो, के को ज्ञात करने के लिए कर रहे हो, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो देखिए k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a0 माइनस a अपॉन क्या हो गया t, तो ये क्या है, यही आपका व्यंजक हो गया। समीकरण नंबर मान लीजिए कौन समीकरण है, कौन समीकरण है 5, ठीक है। तो समीकरण 5 यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है, ठीक है, 0 कोटि का अभिक्रिया का व्यंजक है। चलिए यहां तक तो ठीक है, ये व्यंजक निकाले, इसके आधार पर कुछ गुण होते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के गुण को देखेंगे, ठीक है।
सबसे फर्स्ट देखेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसके कुछ गुण देखेंगे। फर्स्ट गुण क्या होगा, दर स्थिरांक की इकाई। ये को क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं दर स्थिरांक। तो पूछने आता है कि व्हाट इज दर स्थिरांक की इकाई क्या है, ठीक है। तो देखिए दर स्थिरांक की इकाई कैसे निकालोगे, के को क्या बोलते हो, दर स्थिरांक के, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर क्वेश्चन जरूर पूछेगा, याद कर लीजिएगा। शून्य कोटि का दर स्थिरांक का इकाई क्या है, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे समझोगे आप, ठीक है। तो अब देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला को देख के समझना, a0 माइनस a अपॉन t है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसमें देखूं तो सांद्रता, ये क्या है, ऊपर क्या है सांद्रता, सांद्रता इकाई होते क्या होता है जी, आपको याद होगा मोल प्रति लीटर और टाइम का सेकंड, ये हो गया दर की इकाई, मोल प्रति लीटर इनटू सेकंड, क्लियर है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो रेट है, अपन जो स्टडी किए थे dA अपॉन dt, वो कितना आया था, माइनस के इंटू टी आया था। ध्यान देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने इसको सॉल्व किया था स्टार्टिंग में, तो माइनस के इंटू टी यहाँ आया था, पता है ये ना। इसका अगर हम मैथमेटिक्स में देखें ना तो एक लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, ये मैथमेटिक्स में रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण है, क्लियर है, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस c रेखा का समीकरण है, चलिए ठीक है। अब देखिएगा ना, इसको ना कुल मिलाकर वैसे ही 6 है, देखिए इसको आप y ले सकते हो, ये हो गया m के प्लेस पे माइनस के हो गया और t के प्लेस पे x हो गया, ठीक है। c के प्लेस पे 0 लिए हैं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अगर हम इसमें ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, मान लीजिए कि ये x है, ग्राफ हमेशा तो x और y x के बीच में लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं समय को x अक्ष में लेता हूं, ठीक है, और सांद्रता को y अक्ष में लेता हूं, सांद्रता को y अक्ष में लेता हूं, ठीक है। तो चलिए इस ग्राफ से, इस फार्मूले से समझते हैं इसका ग्राफ कैसा मिलेगा। देखिए अब एक क्वेश्चन खुद पूछ लेते हैं कि सर अगर हम लोग सांद्रता को x अक्ष में ले लें, समय को y में लेना क्या संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। जिस चीज को आप कम बेसी कर सकते हो, टाइम को आप कम बेसी करोगे ना, कि 1 सेकंड में 2 सेकंड में कितना है, उसको आप किस में रखोगे, x अक्ष में, ठीक है। और जिसमें इस टाइम को चेंज करने पर जिस क्वांटिटी में परिवर्तन होता है उसको y में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ना ऐसे मिलता है ग्राफ, इसको बोलते हैं ढाल, इसकी ढाल कितनी है, माइनस की, क्लियर है। इस ग्राफ को देख के आप बिल्कुल समझ सकते हो, स्टार्टिंग में सांद्रता क्या हो ज्यादा होगी, जब रिएक्शन यही स्टार्ट हुआ ना सांद्रता ज्यादा होगी, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है सांद्रता कम हो रही है और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, रिएक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में ऐसे दिखाया, कोई ऐसे मत दिखा देना, नहीं तो सांद्रता स्टार्टिंग में 0 था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अजय रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, क्रिया होती है, सांद्रता घटती है बढ़ती नहीं, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। सेकंड में यदि मैं आपसे बोलूं एक और ग्राफ के बारे में, यदि मैं इसके बीच में ग्राफ खींचूं, अब सांद्रता, मान लीजिए मैं सांद्रता को x अक्ष में लेता हूं और अभिक्रिया की दर को y अक्ष में लेता हूं, तो बताइए सांद्रता का दर के साथ कैसा ग्राफ है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अभिक्रिया की जो दर होगी शून्य कोटि के केस में अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, बोला था, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब स्टार्टिंग में जो वैल्यू मिलेगा लास्ट तक सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि इस कंडीशन में दर और सांद्रता के बीच में ग्राफ बनता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर और सांद्रता के बीच का ग्राफ है, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से, अभिक्रिया की दर एकदम बराबर है, स्टार्टिंग से 0 से लेकर सांद्रता बढ़ाते जाइए, मतलब स्टार्टिंग में 1 ग्राम रखे हो, 10 ग्राम 100 ग्राम 1 लाख ग्राम कितना भी रखो, रेट ऑफ रिएक्शन सेम मिलने वाला है, ठीक है, चेंज नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से देख सकते हो, क्लियर है यहां तक। चलिए इस यहां तक तो हुआ शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात। शून्य कोटि की अभिक्रिया में ही है अर्ध शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकार, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकार बता दो उसको भी, ओके। चलो देखिए वीडियो बन पाएगी क्या, ना बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि वीडियो बन रहा है कि नहीं, आपके लिए फ्री वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं,
अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए, पसंद आए तो ही कीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयतन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए, मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो आपको शून्य कोटि पूरे करा देता हूँ, काहे किसी और टीचर से कुछ पढ़ोगे, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयतन, शून्य कोटि, मार्कर चल नहीं रहा है, एक मिनट रुको, मार्कर चल कर देता हूँ, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ठीक है। देखो, यहां बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अर्ध आयुकाल का मतलब क्या है? आधा समय। तुम्हारे जीवन का आधी समय पढ़ाई में खत्म हो जाता है, क्या बोलोगे? अर्ध आयुकाल कहाँ चला गया? लाइफ का, स्टडी में, बचपन से स्टडी करना चालू किए, कॉलेज किए, एमएससी करेंगे, फिर बीएड करोगे, फिर 2-4 साल जॉब करोगे, उसके बाद शादी होने से पहले आधा जिंदगी खत्म। अर्ध आयुकाल आपका खत्म हो गया, वही बचा काल में आप क्या करते हैं? एंजॉय करोगे। तो अर्ध आयुकाल का मतलब क्या होता है? कि कोई अभिक्रिया जितने समय में पूर्ण हो रही हो उसका आधा टाइम बताओ। मान लीजिए कोई रिएक्शन है 10 मिनट में कंप्लीट हुआ, तो 10 मिनट में कंप्लीट हुआ तो उसका अर्ध आयुकाल क्या होगा? 5 मिनट। गुड, ठीक है, 5 मिनट मिलेगा, क्योंकि आप बेसिकली 5 मिनट में अभिक्रिया क्या हो रहेगी? आधी पूर्ण होगी ना, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, एक्चुअली ना अर्ध आयुकाल वह टाइम है, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वो उसको बोल सकते हो वह समय जिसमें अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, ठीक है। ऐसा टाइम जिसमें अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है उसे अर्ध आयुकाल, उसे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं, ठीक है। इसे याद रखना, इसे T1/2 से दर्शाते हैं, याद रहेगा, ठीक है। याद कर लो, फायदा होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखिए, याद ही कर लीजिए। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अगर हम देखें, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक बताइए कितना था? K = याद करो, काहे का पकड़ के देख रहे हो वीडियो, कुछ याद भी करते जाइए, ठीक है। कितना है? याद है? नहीं याद है? चलो कोई नहीं, याद कर लेना तो इसमें काम आएगा, ठीक है। ए है, याद है, ठीक है। वैसे 10 नंबर को याद नहीं, देख लीजिए। तो देखिए, K = A0 - A/T, ठीक है। एक है शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक का व्यंजक, पता है ये कब के लिए है? जब रिएक्शन पूरा हो जाएगा तब के लिए, ठीक है। ये टाइम कौन सा है? जब रिएक्शन कंप्लीट टाइम हो जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन। मान लीजिए जी, कंप्लीट रिएक्शन वाला समझते हैं ना, अभिक्रिया शुरू करके खत्म हो गई, ठीक है। अब इसको अर्ध आयुकाल में चेक करना है, चेंज करना है, थोड़ा देख लो यहां क्या होगा। तो देखिए, अर्ध आयुकाल के समय में, आयुकाल ठीक की स्थिति में लिखना चाहिए, माफ कीजिएगा, स्थिति में टी को क्या लिखोगे आप? T½ क्योंकि टाइम कितना हुआ है? आधा ही हुआ आपका। और बताइए अभिक्रिया की सांद्रता को कितना बताओगे? ये अभिक्रिया की कंप्लीट सांद्रता है, आधी सांद्रता कितनी होती है? अरे आधा किलो 2 का डिवाइड कर दो ना, तो समझ क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आधी सांद्रता, चलिए ठीक है। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, ए हो गई, ठीक है। स्टार्टिंग का आधा सांद्रता हो गया। अब देखो, तब कि इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, तब 1 से कौन सा समीकरण 1 से k के प्लेस में तो k ही लिखना चाहिए, a को प्लेस में a लिखोगे आप, और इसके प्लेस में क्या लिखोगे? अर्ध आयुकाल किसमें बताइए, अरे बोलो सही, A0/2,
टी के प्लस में क्या लिखेंगे, टी 1/2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिए, अच्छा से समझिए। यहाँ से देखो, अगर इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें टी 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके एलसीएम ले लो, सॉल्व करो। 2 a नॉट माइनस कितना हो जाएगा, a नॉट अपॉन कितना हो जाएगा 2, एलसीएम है तो बन जाएगा, सबसे नहीं बताऊंगा कैसे, नहीं बनेगा तो बारी पढ़ना छोड़ दो, ना करोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 a नॉट से b नॉट अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा जी, a नॉट बाई 2 आएगा केवल, ठीक है। इस कंडीशन में अर्धधारिकाल t 1/2 इक्वल टू कितना आया, a नॉट बाई 2k, याद रखिएगा ये अर्धधारिकाल का व्यंजक है, ठीक है। अर्धधारिकाल के लिए ये कंडीशन निकालते हैं, थोड़ा सा रुकिए, ध्यान से देखिए इसे। अगर इस कंडीशंस में ना, अगर आप देखोगे ना, तो इस कंडीशंस में अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं 1/2k को, जहां ढाल अगर देखोगे ना, ढाल मतलब स्लोप होता है, तो ये 1/2k क्या है, अभिक्रिया का ढाल है, ठीक है। इसको आप ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे ना, तो कुछ ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लीजिए कि प्रारंभिक सांद्रता कितना है, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, समझ जाइए, अब तो होशियार हो गया होगा, a नॉट, और टाइम हाफ टाइम को इधर ले लेता हूँ, ठीक है। देखो ढाल क्या है, पॉजिटिव है ना, पीछे वाला ढाल क्या था, नेगेटिव। पॉजिटिव ढाल का मतलब होता है कि ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा, बढ़ते जाएगा, ढाल इक्वल टू क्या है 1/2k, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए प्रारंभिक सांद्रता और अर्धधारिकाल के बीच का ग्राफ है। तो कुल मिला के यहाँ तक आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड okay, all the best. If you want to study these topics, then this one, I think this one is good for your study, and this one is my help, you can say, because education we should share to all persons. Sometime it is important, if you have education then you should share it, so because if you share the education then your education will increase. That word is told by my teacher. Okay, thank you, thanks for watching. ओके, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अगर पसंद हो तो। चलिए फिर बाय बाय।